हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था यांग यांग ईबो और जाओ लियांग को ढूंढते हुए उसके पार्टी वाले क्लब में आया था। पर वो देखता है कि वो दोनों तो गायब हो चुके हैं। वो जल्दी से कैमरे वाले रूम में जाता है और वो वहाँ का फुटेज चेक करता है। पहले तो गार्ड मना कर रहे थे, पर यांग यांग ने उनकी बात नहीं सुनी और वह जल्दी से फुटेज का रूम चेक करता है और उसने अपनी आईडी भी दिखा दी थी। फिर वो कुछ भी नहीं बोल पाए और फिर यांग यांग देखता है कि ईबो और जांग लियान तो भाग गए हैं। उसके पास अभी टाइम नहीं है क्योंकि ये दोनों बदमाश कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए वह जल्दी से बाहर की तरफ भाग गया था। वहीं हमारे ईबो और जाओ लियांग तो ड्रंकन हालत में रोड पे ही ऐसे भाग रहे थे और बहुत ज़्यादा ही हँस रहे थे, गा रहे थे, जिसे देखकर जितने भी लोग वहाँ से पास हो रहे थे, वो उनको देखकर क्रेज़ी वाला मुँह बना रहे थे या फिर अननॉय वाला। क्योंकि ऐसे ड्रंक हालत में कोई भी नाचेगा, गाएगा रोड पे, तो कोई भी देखकर उसे अजीब ही मुँह बनाएगा। वैसे ही पीपल हमारे ईबो और ज़ाओलियांग को देखकर ऐसे मुँह बना रहे थे। फिर ईबो देखता है कि एक बाइक वहाँ रोड पे खड़ी हुई है और उस बाइक का ओनर रोड के दूसरे साइड वहाँ पर मतलब वॉशरूम करने गया हुआ है। ये देखकर हमारे ईबो के दिमाग में कुछ ईविल सा आइडिया आता है और वो ज़ाओ लियांग की तरफ देता है। ज़ाओ लियांग भी उसकी तरफ एक मिस्टीरियस सा स्माइल देती है और फिर उन दोनों ने उस बाइक को उठा लिया और वो बाइक में रेस करने लग गए। मतलब कि ईवो चला रहा था और हमारी ज़ाओ लियांग उसके पीछे बैठी हुई थी। वहीं उस बाइक का ओनर जब देखता है कि उसका बाइक कोई लेके जा रहा है तो वो बहुत ही जोर-जोर से चिल्लाकर उनके पीछे भागने लगा। 10 मिनट के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक किनारे में मतलब रोड के एक किनारे पे पुलिस ऑफिसर खड़े हुए हैं। उनका हर रोज़ का ड्यूटी होता है। हर रात को वो ऐसे ही खड़े होकर रोड पे चेकिंग किया करते हैं और उन्हें दिखता है कि कोई कोई इंसान ड्रंक हालत में गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, तो वो पुलिस इंस्पेक्टर उन दोनों को रोक लेते हैं। वो पुलिस इंस्पेक्टर और कोई नहीं, हमारे ईबो के कज़न चैंग ई है। वो एक पुलिस ऑफिसर है और साथ में उसने ईबो को नोटिस नहीं किया क्योंकि ईबो बहुत ज़्यादा ही पहले स्किनी हुआ करता था, पर अभी हमारा ईबो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा बन चुका है। इसीलिए चैंगी ईबो को नोटिस नहीं कर पाता और साथ ही उसको पहचान ही नहीं पाता। वहीं ईबो अभी ड्रंक है, इसीलिए वो चैंगी को पहचान नहीं पाता। चैंगी उन दोनों को देखता है और वो उन दोनों को वहाँ से उतरने बोलता है। जैसे ही ईबो और ज़ाओ लियांग उस बाइक से नीचे उतरते हैं, चैंगी के नाक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी स्वीट वैनिला की सेंट आती है और चैंगी समझ गया था कि ये बॉय एक ओमेगा है और उसके पीछे जो लड़की खड़ी है उसके ऊपर कोई भी फेरोमोन नहीं है, मतलब कि ये एक बीटा है। ये सोचते हुए चैंगी उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों ओमेगा बीटा ड्रंक होकर ऐसी गाड़ी चला रहे हो, कुछ हो जाएगा तो। ये सुनकर जाओ लियांग ड्रंकन आवाज में कहती, हे पुलिस ऑफिसर, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। ये बोलकर वो चैंगी की तरफ इशारा करती है। वहीं हमारा ईबो हिकअप करते हुए बोलता है, शट अप घोस्ट जीजे, लेट मी टॉक। ये बोलकर वो कहता है, मैं और ये हम ड्रंक नहीं हैं और हम ड्राइव नहीं कर रहे, हम तो बस जॉगिंग कर रहे हैं। ये सुनकर चैंगी मैंने समझ गया था कि ये दोनों फुल ड्रंक है, पर वो उन दोनों को कुछ कह पाता उससे पहले ही एक आवाज़ आती है। वो बाइक ओनर की आवाज़ थी। वो दौड़ते हुए उन दोनों के पीछे आ रहा था और बहुत ज़्यादा हांफते हुए कहता है, हे बाइक थीफ, तुम बाइक चोर, तुम दोनों ने मेरी बाइक चुराई है, मुझे वापस करो बाइक। ये सुनकर ईवो पपी सा आइज बनाकर बोलता है, कौन है बाइक चोर? हम बाइक चोर नहीं हैं और वैसे भी वो बाइक तो साइड में खड़ी हुई थी। ये सुनकर चैंगी शॉक होते बोलता है, तुम दोनों ने बाइक चुराई है? ये सुनकर जाओ लियांग पाउट करते बोलते, नो एक्चुअली हमारा पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा था चलने के कारण, तो हमने बस ले लिया, हमने चोरी नहीं की। ये बोलकर वो चैंगी को देखता है। चैंगी जाओ लियांग को देख रही थी मतलब देख रहा था। उसको पहले ये लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वहीं हमारा ईवो क्यूटली कहता है,
यस पुलिस इंस्पेक्टर, हमने उस बाइक से पूछा था। पहले हमने उस बाइक से परमिशन लिया, फिर हमने उसे लिया। ईवो की बात सुनते ही चैंगी और वो बाइक का ओनर उन दोनों को देखने लग गया। ईवो बहुत ज़्यादा हिकअप कर रहा था, मतलब कि ड्रंकन हालत में जो हिकअप करते वैसे ही कर रहा था। चैंगी उन दोनों को देखता है और फिर उन दोनों को बोलता है कि बाइक को उस ओनर को दे दो। वो दोनों उस बाइक को देखते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। वहीं वो बाइक ओनर उस बाइक को लेता है और फिर वो मतलब चैंगी अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि इन दोनों को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाए। और उसका जूनियर पुलिस ऑफिसर भी उन दोनों को अपने पुलिस स्टेशन में लेकर लॉक कर देता है। वहीं चैंगी उसी स्टेट में रहता है, क्योंकि उसका जब तक नाइट ड्यूटी ख़त्म नहीं होगा वो जा नहीं सकता। वहीं यांग यान सब कुछ देख रहा था। वो हमारे लैन कुरैन को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है जो भी यहाँ हुआ था। और यांग यांग बहुत ही अच्छे से प्रे कर रहा था कि इन दोनों के कारण लैन कुरैन को प्रॉब्लम ना हो जाए। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। हमें ईबो और जाओलियांग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों अभी भी उसी पुलिस स्टेशन में लॉक होकर बैठे हुए थे। तभी ईवो नोटिस करता है कि उसके ग्रैंडफादर यही हैं। ये देखकर वो अपनी सिस्टर को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत देख रहा हूँ। वो क्या सच में ग्रैंडपा है? ये सुनकर जाओलियांग सामने की तरफ देखती है और वो बहुत ज़्यादा ही शॉक में पड़ गई थी। वो दोनों ही जल्दी से खड़े होते हैं, पर ढंग से वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तभी हमारे लैन कुरैन का गुस्से भरी आवाज़ आती है, तुम दोनों डेविल, तुम दोनों मुझे ढंग ढंग से जीने भी नहीं दे सकते। तुम दोनों एक के बाद एक ट्रबल क्यों क्रिएट करते जाते हो? ये सुनकर ईवो हुकअप मतलब हिकअप करते हुए बोलता है, हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया ग्रैंडपा। ये सुनकर लैन कुरैन कहते हैं, हाँ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तभी हमारा ईवो क्यूटली बोलता है, मुझे पता था कि आप हमें लेने ज़रूर आओगे। मुझे ये रूम अच्छा नहीं लगा, तो आप मुझे हम मेरे रूम में लेकर चलो। मुझे वहाँ सोना है ग्रैंडपा, चलो ना मुझे लेके चलो। ये बोलकर वो लैन कुरैन को देख रहा था। वहीं लैन कुरैन कोल्डी बोलता है, नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। पूरी रात यहीं रहो और कल सुबह ही तुम्हें बेल मिलेगी। ये सुनकर जाओलियान कंफ्यूज होते हुए बोलती है, बट ग्रैंडफादर यहाँ पर कोई भी बेड नहीं है, हम कहाँ सोएंगे? ये सुनते ही लैन कुरैन उन दोनों को इग्नोर ही कर देते हैं और वो जल्दी से वहाँ से निकल पड़े थे। वहीं वो निकल तो गए थे, पर कंडीशन हमारे ईवो और जाओलियान की कम से बिगड़ी थी, जबकि उनसे ज़्यादा तो पुलिसमैन जहाँ मतलब उस स्टेशन में जितने भी लोग प्रेजेंट थे उन लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि हमारा ईवो और जाओलियान ढंग से रह ही नहीं रहे थे। कभी ना कभी कुछ भी आवाज़ें कर रहे थे, जिससे कोई भी वहाँ पर शांति से बैठ ही नहीं पाया। पर वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये दोनों ही लैन फैमिली के मेंबर हैं और वो लैन फैमिली के साथ कुछ भी कर नहीं सकते। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है वी कंपनी की तरफ। सुबह के 6 बजे से वी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पर आ चुके थे, क्योंकि आज लैन कंपनी से मतलब लैन कंपनी से उनकी मीटिंग है न्यू प्रोजेक्ट के लिए। इसीलिए वहाँ से सुबह सुबह से आकर सारे लोग काम किए जा रहे हैं। वहीं अभी उनके बॉस मतलब कि वी डैरेन और साथ ही उनके पार्टनर दिलरुबा भी वहाँ पर आ चुकी है। पर ये बात मतलब इतनी सरप्राइज़ वाली नहीं है, पर सरप्राइज़ तो वहाँ के जितने भी लोग हैं उन लोग को ये देखकर लगा कि उनके साथ एक और भी हैंडसम मैन आ रहा है। सारे स्टाफ वहाँ मतलब बस एक ही इंसान को देख रहे थे और वो हमारा जान था। जान अपने फादर और साथ ही दिलरुबा के साथ पहली बार इस कंपनी में आया है। सारे लोग उसे ही देखे जा रहे थे। वहीं जान सबको इग्नोर कर रहा था और वो चुपचाप अपने फादर के पीछे चला जा रहा था। उसके फादर सभी स्टाफ के सामने आते हैं और अपने बेटे को अनाउंस करते हुए बोलते हैं कि ये मेरा एक लौता सन है और ये इतने सालों के बाद न्यूयॉर्क से यहाँ आया हुआ है मेडिकल की स्टडी करके। सारे एम्प्लॉयज़ को जब पता चला कि ये हैंडसम पर्सन और कोई नहीं उनके बॉस का बेटा है, तो उन्होंने सब ने अपनी आंखें नीचे कर ली थी। वहीं जान के फादर सीधा अपने रूम में मतलब अपने ऑफिस रूम में जाते हैं और वो मीटिंग के लिए प्रिपेयर होने लगे।
वहीं दिलरुबा जान का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, चलो मैं तुम्हें ऑफिस दिखाती हूँ। ये सुनते ही हमारा जान दिलरुबा के साथ वहां से पूरी ऑफिस देखने के लिए निकल पड़ा था। दिलरुबा और जान के जाने के बाद सारे लोग विस्पर करने लग गए थे। तभी एक स्टाफ मेंबर कहता है, देखो बॉस के साथ कितने ज़्यादा हैंडसम है ना। तभी दूसरा स्टाफ कहता है, हाँ, और दिलरुबा मैम देखो ये दोनों कितने ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं ना एक साथ। सारे स्टाफ यही सब बातें कर रहे थे। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, पुलिस स्टेशन का सीन। पूरी रात हमारा ईवो नहीं सोया, इसीलिए वो अभी सुबह होते ही सो गया था। पर उसकी ये पीसफुल नींद ज़्यादा टाइम तक रही नहीं, क्योंकि उसको ऐसा फील हुआ कि किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। वांग जी मतलब ईवो उठता है और वो गुस्से में कहता है, व्हाट द हेल। किसकी इतना हिम्मत हुई कि उसने लान ईवो के ऊपर पानी डाला, वो भी ठंडा वाला। पर जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा, उसका गुस्सा बहुत जल्दी डिसिपियर हो गया था, क्योंकि उसके सामने उसके ग्रैंडफादर गुस्से में खड़े हुए थे। वो चारों तरफ देखता है और उसे तब रियलाइज़ होता है कि वो जेल में है। वो धीरे-धीरे सब कुछ याद करने लग गया, कल की बातें। और वो याद करते ही वो नर्वसली स्माइल से अपने ग्रैंडपा को देखते हुए कहता है, गुड गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। ये बोलकर वो इनोसेंट सा फेस बना लेता है। लैन कुरैन उसकी तरफ गुस्से भरी आंखों से देख रहे थे। लैन कुरैन गुस्से भरी आंखों से देखते हुए कहते हैं, तुम डोंकी की तरह सो रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि आज हमारा वीक ऑपरेशन के साथ मीटिंग है और तुम भूल गए। ये सुनकर हमारा ईवो नर्वसली स्माइल करते हुए कहता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ ग्रैंडपा। तभी लैन कुरैन गुस्से में बोलते हैं, भूलना भी मत, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और तुम टाइम को देख भी रहे हो। और हमारा ईवो जब अपने वॉच को देखता है वो सरप्राइज हो गया था, क्योंकि अभी 10 बज चुके हैं। ये देखते ही हमारा ईवो शाउट करते हुए बोलता है, ओ नो, यहाँ हमारा मीटिंग तो 8 बजे का था ना वी कंपनी के साथ। हम मैं 2 घंटे लेट हूँ। नो 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 नो। ये बोलते ही वो सीधा वहां से भाग गया था। उसने अपने ग्रैंडपा की बातें आज मतलब कुछ सुनी ही नहीं। वहीं उसके ग्रैंडपा अपना सर सेक करते हैं अपने ग्रैंड चाइल्ड के एक्शन पे। फिर वो लॉन्ग सा ब्रीथ लेते हैं और फिर वो एक छोटा सा स्माइल करते हैं, क्योंकि इसी दिन के लिए उन्होंने कब से वेट किया था। और आज फाइनली वो दिन आ भी गया। हमारा ईबो ने पूरे 2 महीने से इस मीटिंग की तैयारी की थी और वो अपने आप को भी प्रिपेयर कर रहा था, और वो इस टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता। उसकी लाइफ में ये डे बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, क्योंकि उसे सबसे रिवेंज लेना है जिन्होंने भी उससे मतलब उसे इंसल्ट किया था, उसके फादर को निग्लेक्ट किया था। अब हमें वीक ऑपरेशन का सीन दिखाया जाता है। दिलरुबा और साथ में डैरेन दोनों ही बैठ कर वेट कर रहे थे। उनको बहुत ही टाइम हो गया था, पर लैंड कॉर्पोरेशन के ओनर का उन्हें कोई भी न्यूज़ नहीं मिल रहा था। उन्होंने बहुत बार उन्हें कॉल करने का ट्राई किया, कई बार तो उन्होंने उन्हें ईमेल भी सेंड किया, पर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। वो बहुत टाइम से वेट कर रहे। उनका मीटिंग तो 8 बजे स्टार्ट होने वाला था, पर अभी 11 बज चुके हैं। वहीं जान भी अपने फादर के बगल में बैठा हुआ है। वैसे उसे 12 बजे अपने सिटी हॉस्पिटल जाना ही है, क्योंकि उन उसका आज पहला दिन है वहाँ। और वो वहाँ पर जाकर अपने हॉस्पिटल में अपने अपॉइंटमेंट को लेगा, न्यू अपॉइंटमेंट को लेगा। एक्स सिटी हॉस्पिटल इस चाइना की सबसे फेमस हॉस्पिटल है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में सारे लोगों का फ्री इलाज किया जाता है। वहाँ के डॉक्टर बहुत ज़्यादा बेस्ट डॉक्टर है, क्योंकि वो अब्रॉड से पढ़कर आए हुए होते हैं। और साथ ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल होती है। वहाँ के ओनर भी एक डॉक्टर ही है, और उन्होंने खुद से ही वो हॉस्पिटल खोला है, और वो सभी पेशेंट का फ्री में इलाज भी करवाते हैं। वहाँ का ओनर भी एक डॉक्टर है, और साथ में उसका बेटा भी एक डॉक्टर ही है। वो भी अपने फादर के जैसा ही फ्री में सबका ट्रीटमेंट करता है, और वो भी उसी हॉस्पिटल में काम करता है। वो एक अल्फा है। जान अपने फादर को ही देखे जा रहा था और बार बार अपनी घड़ी की तरफ। वहीं उसके फादर के फेस में बहुत ज़्यादा वरीनेस दिखाई दे रही थी। उसके फेस में पूरा तरह
डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने इस प्रोजेक्ट को किया था, जिसके कारण वो तो अपने बेटे को भूल ही गए थे। वहीं सेम सिचुएशन दिलरुबा का भी था, क्योंकि उसने भी बहुत ज़्यादा ही इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, और अब इस प्रोजेक्ट का कोई भी मतलब नहीं रहेगा अगर लैंड फैमिली से कोई भी यहाँ नहीं आएगा। यहाँ का उनका बिग प्रोजेक्ट ऐसे ही छूट जाएगा उनके हाथों से। हाँ, वहीं दिलरुबा बार-बार अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके बार-बार पूछ रही है कि लैंड कंपनी ने उन्हें कॉन्टैक्ट किया, पर एक ही जवाब नहीं। वहीं डैरेन का मैनेजर उसके बगल में ही खड़ा हुआ था। वो अपने बॉस के फेस में वरीनेस साफ-साफ देख पा रहा था। इसीलिए वो कहता है, हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं सर, और लैंड कॉर्पोरेशन का कोई भी ईमेल और कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा है, और ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या मैं वहाँ जाऊँ? क्या मैं उनसे बात करके देखूँ? ये सुनकर डैरेन कहता है, आप जाओ और जो भी न्यूज़ मिले लैंड कॉर्पोरेशन का हमें सेंड करो। ये सुनकर वो जो उनका सेक्रेटरी था, मैनेजर था, वो वहाँ से चला गया था। वहीं जान इस साइलेंट को ब्रेक करते हुए अपने फादर से कहता है, फादर मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, आज मेरा पहला दिन है। ये सुनकर डैरेन अपने बच्चे को देखते हैं और कहते हैं, हाँ, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। मैं बहुत ज़्यादा ही वरी था इस प्रोजेक्ट के लिए। ओके, तुम जा सकते हो। तभी डैरेन दिलरुबा से कहते, दिलरुबा प्लीज़ जान को बाहर छोड़ के आ जाओ। ये सुनकर दिलरुबा इमिडिएटली एग्री हो जाती और कहती, ओके अंकल, मैं जान को बाहर छोड़ के आती हूँ। तभी जान कहता है, दिलरुबा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा सकता हूँ। जान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो बच्चा नहीं है, वो खुद गेट तक जा सकता है। असल में हमारी जान को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में हल्का सा चोट पहुंचा था। वो एक अल्फा है, वो एक बहुत ही बड़ा ग्रेट सर्जन है, पर उसके फादर उसे अभी भी बच्चा समझते हैं। तभी दिलरुबा कहती है, जान कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गेट तक छोड़ने चले जाती हूँ। ये सुनकर जान अब कुछ भी नहीं कहता, और फिर वो अपना सर नोट करता है और वो सीट से उठता है। दिलरुबा भी फॉलो करती है। फिर जान और दिलरुबा ऑफिस से बाहर आते हैं। सारे एम्प्लॉय बस उन्हीं लोगों को देख रहे थे, और खासकर हमारे जान को। पर जान उन लोगों को कोई भी भाव नहीं देता, और वो सबको सबको इग्नोर कर देता है। वहीं एक ओमेगा एम्प्लॉय कहती है, ओ ये हैंडसम अल्फा जा रहे हैं, क्या मुझे फिर से इन्हें देखने का मौका मिलेगा? कि तभी उसका एक कोवर्कर उसके सर पे हिट करते हुए बोलता है, स्टॉप इट, तुम ऐसे दिन में सपने देखना बंद करो और अपने काम में फोकस करो। क्या तुम देख नहीं पा रही हो दिलरुबा मैम कैसे उस बॉस के बेटे के साथ जा रही? मतलब कि इन दोनों के बीच में कुछ है, तो तुम्हारा चांस तो कहीं भी नहीं है। ये सुनने के बाद वो ओमेगा एम्प्लॉय थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई थी, और वो कहता है, काश मैं लक्की होती और मुझे इनके जैसे हैंडसम अल्फा मिल जाते। तभी दूसरा एम्प्लॉय कहता है, तुम ऐसे ड्रीम देखना बंद करो। वैसे भी दिलरुबा मैम का मूड वैसे ही ख़राब है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनको मिला नहीं। उन्होंने कितना ज़्यादा मेहनत किया था इसे, और आज वो कैंसिल हो गया। अगर उन्होंने ढूंढ लिया कि तुम उनके ही अल्फ़ा के ऊपर आंखें गड़ा के रखी हो, तो तुम्हारा इस ऑफिस में लास्ट डे होगा। ये सुनकर वो ओमेगा डर गई। वो अपने जॉब को नहीं खोना चाहती, इसीलिए उसने जान से अपनी आंखें हटा ली थी। वहीं जान और दिलरुबा बातें करते हुए कंपनी से बाहर आते हैं, और वो बाहर आकर खड़े होकर कुछ टाइम बातें करते हैं। पर वहीं दूर से कोई उन लोगों को देख रहा था। वो देख रहा था कि कैसे जान और दिलरुबा हंस हंस के बातें कर रहे हैं, और साथ में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये देखते ही उसके आंखों में आंसू आ गए थे। जान दिलरुबा के बातों पे इतने अच्छे से रिएक्ट कर रहा है, उससे बातें करे। वहीं दिलरुबा स्माइल कर रही है और उसका हाथ पकड़ रही है। फिर वो नोटिस करता है कि कैसे दिलरुबा जान को टाइटली गले लगा रही है। वहीं जान भी दिलरुबा को गले लगा रहा है, और फिर जान वहां से अपनी कार में बैठकर चला गया था। वहीं दिलरुबा उसे बाय कह रही थी, अपने हाथ को वेव करके। उस पर्सन के आंखों से आंसू की एक धारा बह गई। वो और कोई नहीं, हमारा ईबो था। हाँ, वो हमारा ईबो था। ईबो रोड के दूसरे तरफ कार में बैठा हुआ था, और वो उन दोनों को देख रहा था। अब उसका मूड पूरी तरह खराब हो चुका था, और वो 1 मिनट के लिए भी देरी नहीं करता, और वो कार को स्टार्ट करता है, और वो कार को इतनी ज़्यादा तेज़ी से उस रोड में भगाता है
कि उसका सेक्रेटरी वहाँ पर बैठा हुआ था। उसने अपनी आँखें बंद कर ली थी, वो भी डर से, क्योंकि ईवो इतनी फ़ास्टली गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। अब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है कि कैसे हमारा ईवो वहाँ पहुँचा था। जब ईवो प्रिज़न से बाहर आया था, तो वो सीधा अपने घर आया था और वो अपनी सीजे को, मतलब कि अपनी सिस्टर ज़ाओ लियांग को वहाँ पर बैठे हुए पाया था। पर वो ज़ाओ लियांग को इग्नोर कर देता है, क्योंकि ज़ाओ लियांग पहले ही ईवो से पहले ही वहाँ पहुँच गई थी और उसने ईवो को बताया भी नहीं था। ईवो गुस्से में उसे इग्नोर करता है और वो सीधा ऊपर की तरफ जाता है और फिर अपने आप को तैयार-वैयार करके सीधा वो कंपनी के लिए निकल गया था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइट था और बहुत ज़्यादा नर्वस भी। वो भी एक टाइम पर वो एक्साइट इसलिए था क्योंकि वो पहली बार दुनिया वालों को बताने वाला था कि कैसे देखो एक बहुत ही बड़े से कंपनी का ओनर एक ओमेगा है। पर वो नर्वस भी था क्योंकि आज वो अपनी फैमिली मेंबर से मिलने वाला था। ईवो अपने कार को वी कंपनी के साइड में ही लगा देता है, पर जैसे ही उसने उस कंपनी के गेट की तरफ देखा था, वो शॉक, क्योंकि उस कंपनी के गेट के सामने ही उसके जानगा, उसके चाइल्डहुड जानगा उसके सामने खड़े हुए हैं। ये सीन देखते ही हमारा ईवो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। उसके हाथ शेक करने लग गए थे। वो बहुत ज़्यादा खुश भी था, पर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था जान के ऊपर। पर क्यों? उसको गुस्सा करने का कोई भी हक नहीं है जान के ऊपर। उस मतलब ईवो का दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। वो सब कुछ भूल चुका था। वो अपने जानगा को हग करना चाहता था। वो अब उसके चेस्ट में अपना सर रख के अपनी सारी जितनी भी पेन है उसको निकाल देना चाहता था उसके सामने। पर उसका पेन डबल तब हुआ जब उसने जान के साथ दिलरुबा को बात करते हुए देखा, उनको एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए देखा। हमारे ईवो का दिल तो टुकड़ों में टूट गया था जब उसने देखा कि जान और दिलरुबा एक दूसरे को हक कर रहे थे। उसकी ब्रीथिंग रुक सी गई थी। वो ये सीन देखकर वो कभी नहीं सोच सकता था कि उसके जानगा इस कंट्री में वापस आ चुके हैं। हाँ, हमारे ईवो को हमारे जान के बारे में पता था कि वो अब्रॉड में स्टडी करने गया है। उसे हर एक मेंबर की बातें, हर एक मेंबर की हर एक इंफॉर्मेशन पता है। बट हमारे ईवो को ये बात पता ही नहीं था कि जान इस कंट्री में वापस आ चुका है। ईवो इन दोनों को हक करते हुए, इन दोनों को इस तरह मिलते हुए देख नहीं पाया और वो सीधा उस कार को लेकर उस प्लेस से निकल पड़ा था। वो कार को बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो कभी भी उनका एक्सीडेंट हो सकता है। पर ईवो कार रेसर था, बाइक रेसर था, इसीलिए वो सब कुछ कर सकता था। इसीलिए वो बिना किसी से टकराए सीधा अपनी कार को एक जगह पे लाके रोक देता है और वो सीधा उस कार से बाहर आता है और सामने में जाकर वो अपने घुटनों पे बैठकर बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लग गया था। वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था कि वहाँ पर सारे, मतलब जितना भी कुछ था वो सबको सुनाई दे देता। वो अपने चीख के साथ ही अपने पूरे दर्द को निकाल देना चाहता था। वहीं ईवो का सेक्रेटरी जल्दी से कार से बाहर आता है और वॉमिटिंग करने लगा था। उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार थी। वो वॉमिटिंग के बाद कुछ रिलीफ फ़ील करता है। वो अपने बॉस को इस कंडीशन में देखता है। उसने पहली बार अपने बॉस को इस तरह बच्चों की तरह रोते हुए देखा है। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों अचानक से ही उसके बॉस ऐसे रोने लग गए। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका जो हँसता-खेलता हुआ बॉस है, जो नॉटी सा है, जो बहुत ज़्यादा शरारती है, मिस्टीरियस है, वो अचानक से उसको क्या हो गया? वो सेक्रेटरी समझ नहीं पाया और वो जल्दी से ज़ाओ लियांग को कॉल कर देता है और वो ईवो के कंडीशन को बता देता है और साथ ही उस जगह का एड्रेस भी दे देता है। आधे घंटे में वहाँ पर ज़ाओ लियांग भी आ गई थी। वो ईवो को देखती है और सीधा भागकर उसे गले से लगा लेती है। ईवो की कंडीशन बुरी तरह बहुत बुरी हो गई थी। उसकी आँखें रोने की वजह से पूरी रेड हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा मेसी दिख रहा था। उसके शर्ट भी ओपन हो गए थे। वहीं उसकी सीजे को वो जैसे ही देखता है, वो उसे भी टाइटली हग कर लेता है और वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गया था। ज़ाओ लियांग सॉफ्टली कहती है, "बोबो, तुम्हें क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो?" ये सुनकर हमारा ईवो अपने रोते हुए कहता है, "जीजे, मैंने उन्हें आज देखा।" ये सुनकर ज़ाओ लियांग कहती है,
किसे? तुमने किसे देखा? हमारा ईबो कहता है ज़ान। ये सुनकर ज़ाओलियांग बहुत सरप्राइज़ हो गई थी ज़ान के नाम को सुनकर, क्योंकि उसे सब कुछ पता है ज़ान के बारे में। वो कभी नहीं चाहती थी कि ज़ान हमारे ईबो से इस तरह मिले। वो अपने ब्रदर के बारे में सब कुछ जानती है। वो बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील कर रही थी हमारे ईबो के कंडीशन पे। ज़ाओलियांग कहती, तो क्या हुआ? ये सुनकर ईबो कहता है, आप समझ नहीं रहे हो, मैंने ज़ानगा को देखा आज। ये सुनकर हमारी ज़ाओलियांग कहती, हाँ मैंने सुन लिया, तो क्या हुआ? ये सुनकर ईबो ज़ाओलियांग की तरफ देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आया। ईबो कहता है, ये एक नॉर्मल बात नहीं है। ये सुनकर ज़ाओलियांग ईबो को देखती है और वो स्ट्रिक्ट आवाज़ में कहती है, ईबो क्या यही रिजल्ट है? ग्रैंडपा ने इतने सालों से तुम पे जो पावर लगाई है, जो टाइम लगाया है, सिर्फ यही रिजल्ट है? तुम्हें उन्होंने पावरफुल बनाया है, स्ट्रांग बनाया है, पावरफुल ओमेगा बनाना है, पर तुम तो वीक निकले। ये सुनकर हमारा ईबो रोते हुए कहता है, नो बोबो वीक नहीं है। ये सुनकर ज़ाओलियांग कहती है, बोबो वीक नहीं है तो तुम रो क्यों रहे हो बच्चों की तरह? बोबो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसे पता है कि किस तरह से अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और किस तरह से अपने आप को टूटने से रोकना है। ये सुनकर बिना अपनी आंखों को, अपनी पलकों को झपकाए ईबो अपनी बहन को, ज़ाओलियांग को देखने लगा। ज़ाओलियांग कंटिन्यू करते हुए बोलती है, तुम अपने आंसुओं को उस पर्सन के लिए क्यों बहा रहे हो जो इसके लिए डिजर्व ही नहीं करता? उसे तुम दिखा दो कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो। तुम उसे दिखा दो कि तुम कितने ज़्यादा वर्थलेस हो, और साथ ही तुम उसे दिखा दो कि तुम कितने ज़्यादा प्रीसियस हो। तुम उसे दिखाओ कि तुम कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ये सब सुनकर हमारा ईवो अपनी सिस्टर को देखता है और फिर वो कहता है, हाँ उसकी सिस्टर ने सही कहा है। वो अब अभी नहीं रोएगा। वो किसी ऐसे इंसान के लिए नहीं रोएगा जो उसका केयर नहीं करता। वो अपने आंसू को अपने हाथों से साफ करता है। फिर अपनी सिस्टर को देखकर वो बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है, तुम सही बोल रही हो घोष जीजे, लान ईबो नहीं रोएगा। वो स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो दिखा देगा कि वो किसी से भी कम नहीं है। अब लान ईबो कभी भी किसी के लिए नहीं रोएगा। ये सुनकर ज़ाओलियांग उसको देखते हुए कहती है, तुम लड़के, मुझे फिर से तुमने घोष जीजे बोला। तुम मुझे घोष बोलना बंद करो। ये बोलकर वो ईबो को देखती है, क्योंकि वो अननॉय हो जाती है जब भी ईबो उसे इस नाम से बुलाता है। ईबो एक्टिंग करते हुए बोलता है, बट तुम मेरी घोष चीज़ें हो ना, क्यूट वाली घोष चीज़ें। ये सुनकर ज़ाओलियांग हमारे ईबो के कान को खींचते हुए बोलती है, डेविल बॉय, तुम फिर से मस्ती करने लग गए। ये सुनकर हमारा ईबो भी ज़ाओलियांग के कानों को पकड़ लेता है और कहता है, जब तक आप मेरे कानों को नहीं छोड़ोगे मैं भी आपके कानों को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर ज़ाओलियांग उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती, ईबो ये क्या मस्ती है, मेरे कानों को छोड़ो। ये बोलकर दोनों ही एक दूसरे के कानों को खींचने लग गए थे और दोनों ही हंसने लग गए थे। वहीं हमारे वांगजी का सेक्रेटरी, वो तो बस खड़े होकर हंसे जा रहा था। इन दोनों की बच्चों वाली हरकतें देखकर वो अपने दिमाग में सोचता है, बस ज़ाओलियांग है जो हमारे बॉस के मूड मूड को सिर्फ 2 मिनट में फिक्स कर सकती है। ये बोलकर वो मुस्कुरा रहे थे। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है वीक ऑपरेशन की तरफ। दिलरुबा और डैरेन बैठकर अपने सेक्रेटरी का वेट कर रहे थे। कुछ टाइम बाद डैरेन का सेक्रेटरी भागते हुए आता है और वो गेट को नॉक करता है, और फिर जैसे ही उन्हें परमिशन मिलती है वो अंदर आता है और वो भागकर डैरेन को इन्फॉर्म करते हैं कि बॉस मिस्टर लैन अभी अपने कंपनी में नहीं है और वो साथ ही इस कंपनी पे भी आ नहीं सकते आज। उनका सेक्रेटरी वहाँ पर उस कंपनी में प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए मैंने उनके मैनेजर से बात की। उनके मैनेजर कुछ कहने को तैयार नहीं थे और उन्होंने बस कहा कि वो बिजी है। ये सुनकर डैरेन बस चुपचाप उनके वर्ड को सुन रहे थे और फिर वो सोचते हैं कि कोई भी न्यूज़ मिस्टर लैन के बारे में नहीं है। ये सोचते हुए वो वरीड हो गए थे और वो दिलरुबा की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, क्या हुआ, क्या होगा अब? अगर ये मीटिंग आज नहीं हुई तो हमारा कंपनी बहुत बड़े लॉस में चला जाएगा। ये सुनकर दिलरुबा अपने अंकल से कहती है, आप फिक्र मत करो अंकल, हमने इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और हमें इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हम इस प्रोजेक्ट को आज नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हम बहुत जल्दी ही उनके पास जाएंगे
कल ही जाएंगे और इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। दिलरुबा की बात सुनकर डैरेन एक लंबी सी सांस लेते हैं और वो अननॉय होते हुए बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों मिस्टर लैन को हमारी कोई केयर नहीं है और उन्होंने हमें इस तरह निग्लेक्ट कर दिया। हम इतनी सुबह से उनका वेट कर रहे थे, हमने उनके लिए बहुत सारे मैसेज किए, बहुत सारी कॉल की, हमने कितने सारे मैन को उनकी कंपनी में भेजा और पर भी हमें मिस्टर लैन का कोई भी खबर नहीं मिला। और फिर मिस्टर लैन ने हमें एक बस छोटा सा ही नोट दिया। उन्होंने कहा कि आज वो अटेंड नहीं कर सकते और आज उनके साथ मीटिंग नहीं हो सकती। ये सुनकर दिलरुबा अपने अंकल को मतलब ध्यान से सुन रही थी और फिर वो अपने अंकल को कहती है, मिस्टर लैन कुरैन के ग्रैंड चाइल्ड अभी अभी ही न्यू लैंड कंपनी के हायर बने हुए हैं और शायद तक वो न्यू है, इसीलिए उन्हें ये सब समझ नहीं आया होगा और उन्होंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। ये सुनकर डैरेन दिलरुबा की बात पर एग्री करते हैं। अदरवाइज कोई भी बड़ा कंपनी का ओनर किसी भी ऐसे मीटिंग में खिलवाड़ नहीं करेगा। हमारे डैरेन के मतलब किसान के फादर के दिमाग में यही सब चल रहा था। उन्होंने इस मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही तैयारी की हुई थी आज, पर ये मीटिंग ही नहीं हुई। तो अब वो क्या करे? उन्होंने घर जाने का डिसाइड कर लिया था। वो क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी आज, इसीलिए वो भी थके हुए थे और अब वो क्या कर सकते हैं? वो जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर दिलरुबा की मैनेजर आती है और वो भागते हुए आकर उन लोगों को ग्रीट करते हुए बोलती है, मैडम लैंड कॉर्पोरेशन के ओनर आपसे आप लोगों से मिलकर मीटिंग करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद दिलरुबा और डैरेन की आंखें बड़ी-बड़ी हो गई थी। वो क्यों मतलब जल्दी से खड़े होकर उस मैनेजर से पूरा केबिन मीटिंग के लिए प्रिपेयर करने बोलते हैं। फिर डैरेन और दिलरुबा उस केबिन को मीटिंग के लिए तैयार करने लग गए थे। 10 मिनट में वो पूरा रूम मीटिंग के लिए तैयार हो चुका था। बस उनका इंतजार था तो लैंड्स के न्यू हायर के लिए उस केबिन में और भी बिजनेसमैन बैठे हुए थे। इसी कारण ही वहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए थे। यहाँ इस कंपनी में अगर ये प्रोजेक्ट लांस ने एक्सेप्ट कर लिया तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसीलिए उन्होंने यहाँ के बेस्ट फेमस और टैलेंटेड स्टाफ को प्रेजेंट करवाया था ताकि वो बहुत अच्छे से इस प्रेजेंटेशन को पूरा कर सके। वो सभी वेट कर रहे थे कि तभी वहाँ के गेट पे नॉक हुआ। वो देखते हैं कि वहाँ उस गेट पे एक 17 से 18 साल का एक लड़का अंदर आ रहा है। वो सारे कंफ्यूज हो गए थे और शॉक हो गए थे कि इतना यंग लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। वो सारे पीछे मुड़ के देखने लगे कि कोई अल्फा बॉय भी वहाँ प्रेजेंट है क्या, क्योंकि ये ओमेगा है और साथ में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी। इस ओमेगा बॉय ने ऊपर में एक वाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, इसके बाल बिखरे हुए हैं और साथ ही इसने अपने बालों के बीच में वाइट कलर का कलर लगाया हुआ है। इसके लिप्स एक बहुत ही रोज़ पेटल की तरफ सॉफ्ट और रेड दिख रहे, इसके नोज़ भी रेड दिख रहे, इसके चिक्स भी रेड दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो इसने अपने गालों पे ब्लश लगा रखा हो। वहीं वहाँ पर जितने भी अल्फा प्रेजेंट थे वो इस ब्यूटीफुल ओमेगा को लस्टफुल आंखों से देख रहे हैं। वो कुछ भी कुछ भी रियलाइज नहीं कर पा रहे। वहीं डैरेन और दिलरुबा अपने पूरे स्टाफ का कंडीशन देख रहे हैं। डैरेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो अपने हाथ को उस टेबल पे मारते हैं, जिससे सारे लोग अपने सेंसेस में वापस आ गए थे। दिलरुबा उस ओमेगा को देखते हुए कहती है, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ईबो पहले दिलरुबा को देखता है। हाँ, वो हमारा ईबो था। ईबो पहले दिलरुबा को देखता है और उसे इग्नोर करके प्रोफेशनली वॉक करके वो लैंड कॉर्पोरेशन के ओनर के प्लेस में आकर बैठ गया था, जिसे देखकर डैरेन और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए और वो खड़े होते हुए, पहले मुझे ये बताओ कि ये लड़का इस मीटिंग रूम में आया कैसे और इसने यहाँ पर बैठने की हिम्मत भी कैसे की? गार्ड्स, इस बॉय को यहाँ से जल्दी लेके जाओ। मिस्टर लैन कभी भी यहाँ आते होंगे। वहीं डैरेन की बातें सुनकर हमारा ईबो गुस्से में आ गया था और वो डैरेन की तरफ देखता है और फिर अपने एक पैर को दूसरे पैर में लगाकर वो अच्छे से बैठ जाता है और अपने हाथों में पेन लेकर वो घुमाते हुए बोलता है, तुम जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो यहाँ पर आ चुका है। ये बोलकर वो सबको देखता है। वहीं सारे लोग वहीं डैरेन और दिलरुबा समझ नहीं पाए थे कि आखिर ये चल क्या रहा है और इसने बोला क्या। वो तो मिस्टर लैन का
इंतजार करे और ये लड़का बोल रहा है कि मिस्टर लन यहाँ आ चुके हैं, तो वो कहाँ है? यही सब वो सब सोच रहे थे। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।